हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको इन सभी टॉपिक्स की अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स अंडर द टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, यानी कि एयर को अंदर लंग्स के अंदर लेके जाना। ये पहला स्टेप होता है। तो एयर को अंदर लाना और जो यूज्ड एयर है उसको बाहर निकालना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। यानी कि ब्रीदिंग का मतलब हुआ टू टेक एयर इन एंड टू टेक एयर आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी हवा को अंदर ले जाना और हवा को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो अब हम लोग यहां बात करते हैं कि ब्रीदिंग के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ब्रीदिंग को हम लोग दो भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। तो देखो, जो होता है इनहेलेशन उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन भी कहते हैं, और जो होता है आपका एक्सहेलेशन उसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना। अब हम एक एक करके इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कशन इसको देते हैं। पहला है हमारे पास इनहेलेशन, इसकी हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सहेलेशन। पहला पॉइंट है हमारे पास जो समझने का है वो ये है, देखिए इनहेल जब करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात, कुछ हमें जानकारी हम आपको पहले से दे दें। एक हम लोग लॉ पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री में खासकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब गैसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, वो है बॉयल्स लॉ। उसमें बताया जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या आप ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो वॉल्यूम किसी भी गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, और अगर प्रेशर कम है तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी आप उल्टा कह सकते हो उसको कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है, अगर एक चीज घट रही तो दूसरी बढ़ जाएगी। यहां पे ये समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ये जो मेन पॉइंट बोला हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि जो आपका डायाफ्राम होता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन सब कर चुके हैं स्ट्रक्चर के ऊपर अपने पिछले वीडियो में। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डायाफ्राम होता है वो पहले डोम शेप का होता है। नॉर्मली की शेप क्या होती है? डोम शेप। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये लोअर डाउन, ये नीचे की ओर आता है, और जब ये नीचे आता है तभी क्या होगा? ये फ्लैट होगा, यानी कि थोड़ा नीचे आके जो डोम था वो फ्लैट हो जाएगा। अब जो लंग्स होती है उनकी पोजीशन होती है डायाफ्राम के ऊपर। तो जब डायाफ्राम नीचे आया तो उसके ऊपर जो लंग्स होते हैं ये भी नीचे आ जाते हैं। यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ेगा, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, बिकॉज द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट लोअर्स डाउन एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। लेकिन सिर्फ आप ये कहो कि डायाफ्राम ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसी का रोल है, सिर्फ ऐसा भी नहीं है। इसका हमारे पास एक और मसल्स होती है, हमारी जो रिब होती है, रिब्स होती हैं, इसमें मसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो उससे क्या होगा कि लोअर पोजीशन हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होने पर, और डायाफ्राम, ठीक, और उससे इसका साइज हो जाएगा फ्लैट, और इसी की वजह से थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिक
कैविटी। बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे अपने जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो रिब के पास मसल्स होती हैं, एक जैसे रिब्स होती है, ये हमारी रिब केस है, बीच में स्टर्नम है, ये हमारी जो रिब केस है इसका भी साइज चेंज होगा। अगर ये थोरेसिक कैविटी में परिवर्तन आएगा तो इस रिब केस में भी परिवर्तन आना चाहिए, और उसके लिए जरूरी होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ध्यान रखना, ये मसल्स का नाम, वैसे तो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। बाहर की ओर जो लगी होंगी उन्हें कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो अंदर की ओर लगी होंगी उन्हें कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। दो प्रकार की होती हैं। तो बाहर वाली जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, यानी कि एक्सपेंड करेंगी, जिसकी वजह से जो साइज होता है जो आपके थोरेसिक कैविटी का यानी रिब केस का, उसमें परिवर्तन आएगा। कैसे परिवर्तन आएगा? द रिब केस एंड द स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, यानी कि बाहर की ओर हल्की सी आएगी और ऊपर, जैसे आप समझ लीजिए तो ये हमारा जो चेस्ट होता है ये ऊपर की ओर भी आता है, बाहर की ओर भी आता है, ये सांस लेने पर ऐसा होता है। तो ये क्या है? ड्यू टू द डायफ्राम मूवमेंट और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, बात आ गई चेस्ट कैविटी हमारे बढ़ गई। उससे हुआ क्या? जब चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है तो उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। देखो ये तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और ये इसकी वजह से भी हमारा जो है थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, क्योंकि इससे जो आपकी रिब केस होता है, रिब केस मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये ध्यान रखना, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको पढ़ के भी समझ में आ जाए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज क्यों हुआ? अभी मैंने बताया था कि बॉयल्स लॉ के अनुसार जो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो फिर हमेशा ध्यान रखना उसका जो प्रेशर होगा इनसाइड द लंग्स या इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो डिक्रीज होता है, और जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर घटेगा। तो इसीलिए यहां हम लिखेंगे, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। अब प्रेशर यहां पे डिक्रीज हो गया, उस वजह से जो एयर होती है आउटसाइड वो अंदर की ओर आती है, क्योंकि उस घटे हुए प्रेशर को बैलेंस करना है, क्योंकि जहां ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा वहां से हवा चलेगी और जहां प्रेशर कम होगा वहां की ओर हवा आएगी। इस तरीके से हवा हम लोग अंदर की ओर ले लेते हैं, यानी कि वी इनहेल द एयर, और जब एयर अंदर आती है तब वो नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई के द्वारा होते हुए हमारे लंग्स यानी एल्वेलाई में पहुंचेगी, और वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। O2 अंदर जाएगी ब्लड में, क्योंकि एल्वेलाई के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहां पे अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही होती है, आसानी से ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो CO2 होगी वो एल्वेलाई के अंदर जो एल्वेलर सैक है, एल्वेलर कैविटी है, वहां पे छोड़ दी जाएगी। वहां से फिर एयर जो अनयूज्ड है, यानी कि कह सकते हैं अनयूज्ड एयर अलॉन्ग विद CO2 that will go out from the lungs। तो वो कैसे जाएगी बाहर उस पर हम और चर्चा करेंगे, वो हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सहेलेशन। तो हमें आपको समझ में आ गया हो, क्लियर है, सब कोई वो नहीं है, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। एक्सहेलेशन, देखिए एक्सहेलेशन में जो भी हमने अभी इनहेलेशन में पढ़ा था वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका अपोजिट बोलेंगे। जैसे हमने बोला था कि जो डायफ्राम था वो लोअर डाउन होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये डायफ्राम फिर जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो क्या होगा? रिलैक्स होगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। नॉर्मल पोजीशन पे आने से जो उसका फ्लैट हो गया था वो फिर से डोम शेप हो जाएगा। जब वो डोम शेप हो जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसी के साथ साथ जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स थी, यानी कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स,
उन पहले वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, अब क्या होगा, वो एक्सपैंड होंगी यानी कि रिलैक्स होंगी। जब वो रिलैक्स होंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो अंदर वाली यानी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। उल्टा होता है, बाहर वाली अगर एक्सपेंड करेगी तो अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी थी वो मूव करेगी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। अभी हमने पहले वाले केस में क्या हुआ था, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी होगी वो मूव करेगी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऐसा होने से प्रेशर इंक्रीज होगा लंग्स के ऊपर, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स के ऊपर तो उस प्रेशर को जो कि बढ़ रहा है उसकी वजह से वॉल्यूम हो जाएगा कम, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा कम। तो वॉल्यूम कम तभी होगा जब एयर बाहर आएगी, इसीलिए एयर हमारी बाहर आ जाती है और इस तरीके से एक्सहेलेशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो इनहेलेशन बस आपको समझ में आ गया तो समझो उसका अपोजिट ही बोलना होता है एक्सहेलेशन। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है ब्रीथिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर, so that the oxygen comes inside the body and CO2 goes outside the body। अब हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो भी बहुत सिंपल है और समझना भी बड़ा आसान है उसको। उसके लिए हम आपके लिए एक बना के देते हैं फ्लो चार्ट, तो आपको बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर ये फ्लो चार्ट बच्चों समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा मैंने बनाया है डायग्राम, ये टिश्यू है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है मैंने। एल्वेलाई है, यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे आप जानते हैं एल्वेलाई के अंदर जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मोर होती है, ज़्यादा होगी, और CO2 कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी, CO2 कंसंट्रेशन लेस। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन होता है लेस, ध्यान रखना, और CO2 होगी इसके अंदर ज़्यादा। अब आपको पता है कि जहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से चलेगी और जहां कम होगी वो उधर की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा किसमें है, एल्वेलाई में, तो ये ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड में। और CO2 यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो CO2 जो है यहाँ से निकल के कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वेलाई के अंदर, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। जो ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड था वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ध्यान रखना ऑक्सीजन होगी ज्यादा, ऑक्सीजन हो गई मोर, और CO2 हो गई लेस। अब यही ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, ये आपके पल्मोनरी वेन से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट पार्ट में जाएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में जाएगा, और यहां से फिर वेना केवा से होते हुए बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ पहुंचा है, हमारे टिश्यू के पास पहुंचेगा, यानी यहाँ टिश्यूज है वहां तक पहुंचेगा। अभी इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि अभी ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो टिश्यूज होंगे उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन होगी कम और CO2 की मात्रा होगी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, बदले में वेस्ट बन जाता है। तो ऑक्सीजन जो ज्यादा है वो आ जाएगी टिश्यू के अंदर, और CO2 जो होगी वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस पहुंच जाएगी उस ब्लड जो वेसल्स हैं उनके अंदर पहुंच जाएगी। अब जो ब्लड अभी ऑक्सीजनेटेड था वो ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी अभी जो ब्लड था वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। इसके अंदर CO2 होगी ज्यादा और O2 होगी कम, ध्यान रखना। और यहाँ पे ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। ये बातें जरूर याद रखना कि कहाँ ब्लड कैसा है। अब ये CO2 जो अब ज्यादा हो गई ब्लड में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके
सीधे सीधे हार्ट में जाएगा, यानी कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब यहां पे आने के बाद में फिर ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, बताइए आपको, और वहां से फिर ये चला जाएगा लंग्स के अंदर, जहां पे फिर से ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और सेम यही प्रोसेस होती रहती है, और प्रोसेस के दौरान ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग करते हैं, जो कि टिश्यू लेवल पे और एल्वेलर जो एल्वेलाई लेवल होता है उस पर परफॉर्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। देखिए, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले एक रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा होता है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई होगी। और ये हमें याद रखना, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जहां पे O2 की ज्यादा कंसंट्रेशन, वहां पे बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, इन लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे ये फिर ब्रेकअप हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, जैसा कि टिश्यू के अंदर होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में पहुंचेगा, वहां पे क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है और वहां पे ऑक्सीजन की जो कि कमी है, तो वहां पे ब्रेकअप हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मिल जाएगी टिश्यूज को, और हीमोग्लोबिन फिर से वापस आ जाएगा टू कंबाइन विद मोर ऑक्सीजन। और इस तरीके से ज्यादा हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने 10th लेवल पे लेके बात करनी है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली 3 मेथड से होता है। पहला मेथड जो होता है वो है आपका एज कार्बोनिक एसिड, या हम कह सकते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, इन डिजॉल्व फॉर्म। अब देखो कार्बोनिक एसिड में कैसा होता है, आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर ये जो CO2 होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। CO2 डिजॉल्व्स इन प्लाज्मा, ध्यान रखना, प्लाज्मा में CO2 डिजॉल्व हो जाती है। और डिजॉल्व क्योंकि प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व होकर बना लेती है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि जहां पे भी कंसंट्रेशन कम होगी वहीं पर ये ब्रेकअप हो जाएगा और ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये क्योंकि CO2 कंबाइन हो चुकी है, ये CO2 लेकर कहाँ जाएगा, इन द एल्वेलाई, और एल्वेलाई में जाके ये ब्रेकअप हो जाएगा अगेन इनटू H2and CO2, वहां पे CO2 फिर बाहर निकल जाएगी इनटू द एल्वेलाई। इस मेथड के द्वारा बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके जो सेकंड है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एज बाइकार्बोनेट आयन, इसके द्वारा भी होता है। ये जो मेथड होता है ये सबसे ज्यादा होता है, लगभग 70%, मे बी मोर देन और अराउंड 70% ये होता है। और इस मेथड में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि जो आरबीसी है, ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी जो आरबीसी है, आरबीसी के जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमिएबल होती है, परमिएबल। क्योंकि CO2 जो भी है वो CO2 क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 आएगी इनटू द प्लाज्मा। और
प्लाज्मा में जब ये CO2 आती है तो ये इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन आएगी। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोसेस चलती है, इसका नाम होता है क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम है? क्लोराइड शिफ्ट। इस प्रोसेस के थ्रू ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये पहुंच जाते हैं इनटू द लंग्स एल्वियोलाई, और वहां पे जाके ये फिर CO2 को रिलीज करते हैं इनटू द एल्वियोलाई, जिससे कि CO2 बाहर निकल सके। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि लगभग 70% हमारी CO2 इसी मेथड से बाहर आती है। RBC की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमेबल होती है टू द बाइकार्बोनेट आयन, और ये CO2 कंबाइंड होती है in the form of bicarbonate ion which comes out from the RBC, and in the plasma chloride shift process takes place through which the CO2 is thrown out or कह सकते हैं expelled out into the alveoli so that the CO2 can go outside. अब बात यहाँ आती है, नेक्स्ट है एस कार्बामिनो कंपाउंड। कार्बामिनो कंपाउंड, ये तीसरा वाला है कार्बा अमीनो कंपाउंड्स। ये क्या चीज है? सेम ये भी है, बस फर्क इतना है जो आरबीसी है, इस आरबीसी से जो CO2 बाहर आई है, ये CO2 जो बाहर आई, ये CO2 ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, इस प्रोटीन के अमीनो जो ग्रुप होता है, यानी अमीनो जो आप जानते हो प्रोटीन बिना अमीनो ग्रुप के तो बन नहीं सकती है, इस अमीनो ग्रुप के साथ ये CO2 कंबाइन करता है या जुड़ता है, जिससे बनता है। और ये एक्चुअली में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है उसके साथ बाइंड होके आती है CO2। याद रखना, जो CO2 ऐसे बाहर नहीं आती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आती है। तो उससे क्या बनेगा? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन तो है ही, तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, इस प्रकार से ये कंपाउंड हमारा बन जाता है। और इस कंपाउंड के द्वारा फिर, क्योंकि ये भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो जैसे ही ये हमारे एल्वियोलाई की तरफ ब्लड के माध्यम से जाएगा, वहां पे जाके ये डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे कि CO2 बाहर निकल के एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। ये बहुत ही शॉर्टकट होता है, क्योंकि 10th लेवल में इतना ही लिखना होता है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी होती है। इस मेथड के द्वारा लगभग 20 से लेकर 23% तक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी मेथड से होता है लगभग, और इसीलिए ये मेथड भी यूज किया जाता है। तो ये 3 मेथड होते हैं CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के, जिसमें से पहला बताया था एज कार्बोनिक एसिड और इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, सेकंड बताया था इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन थ्रू क्लोराइड शिफ्ट मेथड, एंड थर्ड था एज कार्बामिनो कंपाउंड्स। तो कार्बामिनो कंपाउंड के माध्यम से भी CO2 बाहर निकलती है। इस तरीके से ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो जब भी कभी ऑक्सीजन कम होगी किसी जगह पर और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी, तो उस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉम्बिनेशन की जो क्षमता है विद हीमोग्लोबिन वो ज्यादा होने की वजह से ज्यादा जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बन के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा तो बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, हमेशा याद रखना, ये नुकसान करता है। अगर इसकी मात्रा एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो डेथ भी हो सकती है। खासकर बंद कमरे में अगर आप कोई फर्नेस या हीटर या कोई भी ऐसी चीज जलाते हैं, तो उस केस में कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है इन द रूम, तो वो बनेगी वहां पे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व्स रैपिडली इन द ब्लड, इन द हीमोग्लोबिन,
And in this way, the carbon monoxide gets dissolved more in amount. When it becomes more, then it may cause death to the person. And in this way, the condition is known as carbon monoxide poisoning. ये harmful, injurious to the health. तो इसीलिए याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहाँ पे भी ज़्यादा होगी वहाँ नुकसान करेगा। तो इसलिए कभी भी बंद कमरे में कभी कोई भी अंगीठी या फर्नेस या कोई रूम हीटर या इस तरह का कोई स्टोव, गैस स्टोव या कोई भी चीज़ है उसको नहीं जलाना चाहिए। अगर जला भी रहे हैं तो कमरा खोल देना चाहिए, खासकर सोने से पहले तो जरूरी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा ख़त्म होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।